Good morning, 10th class. So we are on our chapter number 2 of history, nationalism in India. And in this chapter, we'll be basically studying about the main events which actually occurred after the First World War and which somehow brought the idea of nationalism amongst the masses. मतलब सब लोगों को ये नेशनलिज्म की आइडिया के बारे में समझ आया, किस तरीके से मास मूवमेंट स्टार्ट हुआ, मास मूवमेंट जिसमें ऑल ओवर द यू कैन से एवरी सेक्शन ऑफ इंडिया वाज इन्वॉल्व. Okay, so we will be basically studying about the various important movements like the non-cooperation movement, the civil disobedience movements. इनके बारे में हम mainly पढ़ेंगे and we'll also study कि कैसे idea of nationalism जो है वो सिर्फ revolution या movements के through नहीं create होती है. There are other cultural aspects, other you can say समवेयर जैसे कलेक्टिव आइडेंटिटी डेवलप करना, कैसे वी मेक इमेजेस ऑफ मदर कंट्री एंड देन हाउ वी क्रिएट द फीलिंग ऑफ पेट्रियोटिज्म अमंग आवर country, the people of our country. Okay, so now let us start with the chapter. So when we start with the chapter, as the first page tells us that basically when we talk about modernism or you can say modernization जिसकी हम बात करते हैं in terms of nationalism, मतलब modern nationalism क्या होता है, कैसे ये develop हुआ था. This was all that was basically explained to us in chapter 1 कि nationalism का idea कैसे develop हुआ था. And similarly कैसे sense of belonging, एक being a part of one particular country और उस कंट्री को और उस कंट्री की तरफ अपना पेट्रियोटिज्म नेशनलिज्म डिपिक्ट करने के लिए नए सिंबल्स, नए आइकन्स, नए सॉन्ग्स, आइडियाज, आइडियोलॉजीज, कैसे सब चीज को इम्पोर्टेंस दी जा रही थी, है ना. दैट इज व्हाट विल हैपन इन इंडिया एज वेल. और इंडिया में अगर हम बात करें तो देखेंगे कि whenever we are talking about nationalism और nationalism जनरली उन कंट्रीज की जो किसी दूसरी कंट्री के कॉलोनीज थे. So to understand this, हमें पता है we were the people who were ruled by the British. तो ब्रिटिश हमें रूल करते थे, तो हम उनकी क्या थे, कॉलोनी थे. तो हमारे लिए नेशनलिज्म का मतलब था कि जो फॉरेनर्स है या जो फॉरेन पावर हम पे रूल कर रहे हैं उनको हमें क्या करना है, अपनी कंट्री से निकालना है और हमें इंडिपेंडेंस चाहिए. तो जितनी भी ऐसी कंट्रीज थी जो किसी दूसरी कंट्री की कॉलोनीज थी, उनके लिए सबके लिए नेशनलिज्म जो है उसमें हम सिमिलैरिटी निकाल सकते हैं. तो सिमिलैरिटी क्या थी, बेसिकली सब लोग स्ट्रगल कर रहे थे अगेंस्ट कॉलोनियलिज्म. सबके अंदर एक सेंस ऑफ बीइंग ऑप्रेस्ड था, यानी कि सबको ये लगता था कि हमें ऑप्रेस किया जा रहा है बाय अ कंट्री विच इज बेसिकली डोमिनेटिंग ओवर अस, यानी हमारे ऊपर वो लोग रूल कर रहे हैं, हमें ही ऑप्रेस कर रहे हैं. जिसके कारण उस कंट्री के जितने भी अलग अलग एथनिक ग्रुप के लोग हो या अलग अलग कल्चर के लोग हो, अलग रिलीजन के लोग हो, अलग लैंग्वेज के लोग हो, वो सब साथ आ जाते हैं. क्यों? टू फाइट अगेंस्ट वन कॉमन ऑपरेसर, या जिसको हम बोलेंगे एनिमी, जो भी कॉलोनियल पावर था, है ना. सो एक तो सिमिलैरिटी हो गई कि स्ट्रगल अगेंस्ट कॉलोनियलिज्म. सेकेंड है सेंस ऑफ बीइंग ऑप्रेस्ड विच प्रोवाइडेड बॉन्ड फॉर मेनी डिफरेंट ग्रुप्स एंड ऑल ऑफ देम केम टुगेदर. एंड एक और चीज है कि सबको हम ये देखेंगे कि ईच क्लास एंड ग्रुप जो है उसको उसके ऊपर कॉलोनियलिज्म का इफेक्ट अलग अलग पड़ा था. ठीक है, अलग और डिफरेंट इफेक्ट पड़ा था कॉलोनियलिज्म का ऑन ईच एंड एवरी ग्रुप. तो उनके एक्सपीरियंसेस अलग थे, तो इसीलिए उनके जो आइडिया ऑफ फ्रीडम है वो भी अलग था. बट वॉट एवर इट बी, वो सारे के सारे एक साथ मिलके फाइनली अपने इंडिपेंडेंस के लिए एक तरीके से मास मूवमेंट एवरीवेयर इन एवरी कंट्री दे डिड टू गेट द इंडिपेंडेंस फ्रॉम अ फॉरेन पावर. सिमिलर वाज केस विद आवर इंडिया. कांग्रेस जो है अपनी इंडियन नेशनल कांग्रेस अंडर महात्मा गांधी, उन्होंने ये ट्राई किया कि हम सारे ग्रुप को एक साथ लेके आ जाए.
तो हम सारे ग्रुप को एक साथ लेके आएंगे तो एक नेशन वाइड मूवमेंट हो जाएगा एंड इट विल बी वेरी इजी टू समवेयर फाइट अगेंस्ट द कॉमन एनिमी, है ना। नाउ तो बेसिकली हमने बाकी अगर देखें इन मेनी ऑफ आवर अर्लियर टेक्स्ट बुक इन आवर जूनियर क्लासेस हमने पढ़ा हुआ अबाउट आवर इंडिपेंडेंस स्ट्रगल ब्रीफली। In this chapter we'll be studying mainly about 1920s के अराउंड वाला टाइम पीरियड, मतलब अराउंड 1914-15 से स्टार्ट होके कैसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ, कैसे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ एंड उसके बाद आगे कैसे अपने को इंडिपेंडेंस मिली, ठीक है। कैसे अलग अलग ग्रुप ने पार्टिसिपेट किया, कैसे सबने नेशनलिज्म का अपना ही अलग मतलब निकाला स्वराज का। This is what we'll be doing in our this chapter, ठीक है। So now let us move on to the main जो अपना section है of the chapter. So our first topic is the First World War, Khilafat and the non-cooperation movement. Okay. So let us start with the First World War. अब बेसिकली हम देखेंगे कि 1919 के अराउंड जो है अपने नेशनल मूवमेंट जो स्प्रेड हुआ था अलग अलग ग्रुप में, उसके कुछ रीजंस थे, कुछ कॉमन रीजंस थे जिसके कारण बेसिकली वो लोग उन लोगों ने स्ट्रगल किया। इंडियंस ने क्यों ऐसे स्ट्रगल में आने का सोचा, तो ऐसा हुआ क्या था वो अपने देखते हैं, ठीक है। एंड द फर्स्ट पॉइंट हियर विल बी आवर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। So class, we all know that the First World War basically took place between 1914 to 1918 and it was fought between the great powers. Central power थे एक side पे अपने and the other side we had the allied powers and there were lot of casualties, many people died during this war, ठीक है। ये तो हो गई when we talk in terms of World War in general, but when we talk about this war in relation to India, then we will see it had few effects which were actually now हम बोलेंगे कि Indians जिस ये होने के बाद totally एकदम irritated और बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे with whatever the British were doing. Now हुआ क्या, हमें पता है कि Indians were directly not involved in the world war, but क्योंकि ब्रिटेन हमारे ऊपर रूल कर रहा था और ब्रिटेन वॉर में इन्वॉल्व था तो हमारे इसीलिए हम इनडायरेक्टली इन्वॉल्व थे। इंडिया के सोल्जर्स वहां पे भेजे जा रहे थे फॉर फाइटिंग, दो वी डायरेक्टली वर नॉट एट ऑल इन्वॉल्व, ना हमें कुछ फायदा था ना नुकसान था, बट वी हैड टू गो बिकॉज द ब्रिटेन वाज रूलिंग ओवर अस। नाउ अब इस टाइम पे ब्रिटेन वाज इन्वॉल्वड इन द वॉर, इट नीडेड लॉट ऑफ मनी बिकॉज हमें पता है वॉर में बहुत पैसे लगते हैं, है ना। तो ह्यूज इनको पैसे की जरूरत थी, ह्यूज इंक्रीज इनको जरूरत थी इन डिफेंस एक्सपेंडिचर और इनको पता है इसके लिए पैसे चाहिए थे। तो ऑब्वियसली भाई जो भी उन्होंने वॉर जैसे कि वॉर लोन्स या इन सब से रिलेटेड, तो इन्होंने सोचा इसका एक सॉल्यूशन है कि हम लोग टैक्सेस बढ़ा देते हैं। और किस पे बढ़ा देते हैं, अभी हम इंडिया की बात करें तो हम इंडिया से रिलेटेड करते हैं, इंडियंस के ऊपर टैक्सेस इंक्रीज कर दें। इन्होंने क्या किया, जो कस्टम ड्यूटीज थी वो इंक्रीज कर दी और तो और तब तक इनकम टैक्स नहीं था उसको इंट्रोड्यूस कर दिया इंडिया में, ठीक है। तो ऑब्वियसली दैट मीन्स इसके कारण क्या हुआ, इंडियंस के ऊपर बर्डन पड़ा फाइनेंशियल, क्योंकि उनके ऊपर टैक्सेस बढ़ा दिए। अब जब वॉर होते हैं तो जनरली क्या होता है, चीजों के प्राइस जो है ना वो ग्रेजुअली क्या हो जाते हैं, इंक्रीज होते हैं, ओके। तो जब चीजों के प्राइस इंक्रीज होते हैं तो ऑब्वियसली जो कॉमन लोग हैं उसके ऊपर उसका क्या होता है, बहुत ज्यादा हम बोलेंगे कि इम्पैक्ट होता है और नेगेटिव इम्पैक्ट ही होता है ना। सो लेट अस नाउ अंडरस्टैंड व्हाट वाज द सिचुएशन। सो वॉर ईयर्स के टाइम पे प्राइसेस जो है ऑलमोस्ट डबल हो गए थे बिटवीन 1913 टू 1918, जिसके कारण कॉमन पीपल को बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही। ये तो था ही, इसके अलावा ब्रिटिशर्स विलेजर्स को बोल रहे थे कि यू विल हैव टू गो एंड सर्व इन द आर्मी, यानी कि विलेजेस जो है वो सोल्जर सप्लाई कर रहे थे, उसको बोला आपको और सोल्जर सप्लाई करने पड़ेंगे। और उसके बाद फोर्स रिक्रूटमेंट शुरू कर दिया। व्हाट इज फोर्स रिक्रूटमेंट? फोर्स रिक्रूटमेंट वो प्रोसेस होता है जिससे कि आप
फोर्सफुली क्या करते हो, लोगों को बोलते हो आपको आर्मी में सर्व करना ही पड़ेगा। तो अब ब्रिटिश ने क्या किया, उन्होंने फोर्सफुली बोला इंडियंस को कि आपको आर्मी में ज्वाइन करना ही पड़ेगा। तो अगेन इसके कारण इंडियंस में स्पेशली जो गांव वाले थे, रूरल इंडियंस या फिर जो हम बोलेंगे जो विलेजेस में रहते थे, दे वर वेरी वेरी एंग्री, वेरी अनोइंग। ओके, गुस्सा आया हुआ था उनको बहुत ज्यादा। इसी टाइम पीरियड में क्या हुआ, 1918, 1919 और 1920-21 के बीच में क्या हुआ, क्रॉप फेल हो गए, यानी कि हार्वेस्ट खराब हो गए थे इंडिया में बहुत पार्ट्स में, जिसके कारण क्या हुआ, खाने की भी कमी हो गई। और साथ साथ कोइंसिडेंटली ऐसा हुआ कि उस समय इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक भी आ गया। सो दैट मीन्स बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, प्राइस बढ़ रहे थे, खाने को खाना नहीं था, ऊपर से इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक हो गया था, जिसके कारण क्या हुआ, लोगों की 12 जब सेंसस हुआ था अपना 1921 में, जब टोटल कैलकुलेशंस और डेटा कलेक्ट किया गया था, तो हमने देखा 12 से 13 मिलियन लोग जो है वो दे डाइड बिकॉज ऑफ एपिडेमिक एंड फेमाइन। Now imagine, you know, 1 million is equal to 10 lakhs. So just imagine 12 to 13 million लोग जो हैं, they died, they perished away because of this. It many times happens in nature. You also must have noticed कि जब एक प्रॉब्लम आती है तो बहुत सारी प्रॉब्लम साथ में आ जाती है। इफ वी टेक द करंट एग्जांपल कि कोविड आया था, साथ में ऑब्वियसली क्या हुआ, कोविड आने के बाद इकोनॉमिक प्रॉब्लम शुरू हो गई सब जगह, तो यानी दो तीन चीजें मिक्स हो जाती है। तो यहाँ पे भी ऐसा हुआ, यहाँ पे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो रहा है, खाने की कमी है, और ये इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक आ गया, ऐसे बहुत प्रॉब्लम हो गई। इंडियंस फिर भी सोच रहे थे कि हो सकता है कि जब ये वर्ल्ड वॉर खत्म हो फर्स्ट, तो थोड़ी सी सिचुएशन क्या हो जाएगी, सुधर जाएगी, एंड मे बी द ब्रिटिश विल ऑल्सो मेंड देयर वेज, थोड़ी सी जो चीजें हैं वो चेंज हो जाएगी, थोड़ा सा कुछ अच्छा हो जाएगा, है ना। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ, नथिंग ऑफ दिस सॉर्ट हैपेंड। जो भी अपने इंडियंस सोच रहे थे या उम्मीद कर रहे थे कि ऐसा कुछ हो जाएगा, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट खत्म होगा तो उसके बाद हो सकता है कि सिचुएशन थोड़ी सी चेंज हो जाए, पॉजिटिव साइड को थोड़ी सी चीजें चेंज हो जाए, बट ऐसा नहीं हुआ। एंड अराउंड दिस टाइम ओनली वी सी द emergence or basically the coming of महात्मा गांधी in India, ठीक है। और वो अपने साथ नए मोड ऑफ स्ट्रगल लाए थे, सत्याग्रह, नॉन वायलेंस, है ना, अहिंसा, एंड दीज काइंड ऑफ थिंग्स। नाउ महात्मा गांधी एक्चुअली ब्रॉट द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। महात्मा गांधी रिटर्न इन इंडिया इन जनवरी 1915 फ्रॉम साउथ अफ्रीका, ठीक है। तो वो साउथ अफ्रीका में थे, उन्होंने वहां पे सक्सेसफुली बहुत सारे स्ट्रगल डील किए थे, जहाँ पे वो लोग रेसिज्म और ये सारी चीजें जो हो रही थी उसके अगेंस्ट, और उनका ही नया मेथड था ये मास एजिटेशन, जिसमें ज्यादा लोगों को इन्वॉल्व करना है और जो अपने को टेक्निक अपनानी है, जो तरीका अपनाना है, वो है सत्याग्रह। सो बेसिकली अगर हम देखें, सत्याग्रह का मतलब होता है पावर ऑफ ट्रूथ एंड द नीड टू सर्च फॉर ट्रूथ, मतलब सत्याग्रह यानी सत्य यानी सच के लिए बेसिकली स्ट्रगल करना, एंड ट्रूथ रियली हैज पावर, सो पावर ऑफ ट्रूथ एंड द नीड टू सर्च इट, ठीक है। इस पे ये फोकस कर रहे थे। और ये जो आइडिया था इसके हिसाब से बेसिकली है कि if the cause was true, if the struggle was against injustice, then physical force was not necessary to fight the oppressor. तो ये बोल रहे हैं कि अगर आपकी जो लड़ाई है वो सही है, आप सही चीज के लिए लड़ रहे हो, तो इसके लिए आपको फिजिकल फोर्स यूज करने की जरूरत नहीं, आपको वायलेंस यूज करने की जरूरत नहीं है। नॉन वायलेंस इज इन इटसेल्फ sufficient to fight for such a kind of struggle, ठीक है। तो ये बोल रहे थे बिना अग्रेशन के, बिना गुस्सा हुए, बिना वायलेंस यूज करे, सत्याग्रही जो अपना बैटल जो है नॉन वायलेंस से जीत सकता है।
और जीतेगा कैसे? जब वो जो ऑपरेसर है ना उसके कॉन्शियस को जगाएगा कि देखो, जिस दिन ऑपरेसर को खुद लगेगा अंदर से कि हाँ वो गलत कर रहा है, उस दिन वो गलत करना छोड़ देगा। तो कह रहे उसको रियलाइज करवाना है, उसको ये चीज फील करवानी है कि यू आर डूइंग रॉन्ग, एंड द मोमेंट ही understands that, he realizes that, he will stop doing or he stop oppressing the other people, है ना। तो इसीलिए ये बोल रहा है कि ऑपरेसर को अपने को रियलाइज करवाना है। एंड दे सेड दैट पीपल इंक्लूडिंग द ऑपरेसर्स had to be persuaded to see the truth instead of being forced to accept the truth through use of violence। तो ये बोल रहे थे यार, सत्याग्रह की पॉलिसी अपनी ये बोल रही है कि सब लोगों को, चाहे वो ऑपरेसर हो, उनको भी हमें समझाना है कि तुम आप सच देखो। ऐसा नहीं है कि उनको फोर्सफुली एक्सेप्ट कराने की, आपको ये चीज एक्सेप्ट करनी ही पड़ेगी, बट हमें ये उनको रियलाइज करवाना है, हमें उनको बताना है कि दिस इज द ट्रूथ एंड यू शुड एक्सेप्ट इट। तो यही इसी स्ट्रगल के थ्रू गांधी जी ये बोल रहे थे, महात्मा गांधी, कि ट्रुथ जो है अल्टीमेटली जीतेगा, सत्य जो है इट विल फाइनली बी द विनर, इट विल बी विक्टोरियस। सो इसीलिए ये बोल रहे हैं, महात्मा गांधी यही बोल रहे थे कि हमें धर्म ऑफ नॉन वायलेंस फॉलो करना चाहिए और इसी के थ्रू हम कुछ अचीव कर सकते हैं, एंड दिस इज द वे वी कैन यूनाइट ऑल द इंडियंस टुगेदर। ठीक है। So this is what Gandhiji was focusing on. This was his idea of struggle. This was his idea of satyagraha. Now, when he reached India in 1915, then basically, और जो इनका idea of सत्याग्रह था, ये इन्होंने सोचा कि we will start now various movements and we will try to get success in the movements, और जितने भी सक्सेस हैं ये बेसिकली हम कैसे करेंगे? थ्रू द आइडिया ऑफ सत्याग्रह एंड नॉन वायलेंस। सो नाउ अबाउट दीज मूवमेंट्स वी विल स्टडी इन आवर नेक्स्ट क्लास। ठीक है, आई सपोज दिस मच इज क्लियर टू एवरीवन। इफ यू हैव एनी डाउट रिलेटिंग टू द topics that we have covered today, then come back with your problems and we'll solve the problems. Okay, so see you all in the next class. Just give the portion a reading. जितना भी हमने आज पढ़ा है वो सारा का सारा you have to read it, and so that we can move forward, and if you have any problem we can discuss and we'll try to solve it in the class. So now meet you all in the next class.